आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लेवल 5 सिलेबस जो है वाईसीबी का, उसके बारे में। उसको हम विस्तार से जानेंगे, प्रत्येक यूनिट को जानेंगे और यूनिट में जो वर्ड्स हैं उनको हिंदी में भी अच्छे से हम समझेंगे। तो देखिए, लेवल जो 5 है वो असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट का एग्ज़ाम होता है। असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट यानी लेवल जो 6 होता है वो थेरेपिस्ट का है। लेवल जो 7 होता है वो थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट होता है। तो ये थेरेपी के 3 लेवल होते हैं। अगर हम थेरेपी की लाइन में देखें तो लेवल सबसे पहला जो लेवल है, अगर थेरेपी की बात करें हम, तो असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट है। यानी जो योग थेरेपिस्ट है, योग जो चिकित्सक है, उसका जो सहयोगी चिकित्सक होता है उसे ही असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट कहते हैं। और असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट के बाद योग थेरेपिस्ट के बाद थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट। ये 3 लेवल इसमें होते हैं थेरेपी की लाइन में। और ऐसे ही 4 जो लेवल होते हैं वो एजुकेशन की लाइन में होते हैं। यानी योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर, योग टीचर एंड इवैल्यूएटर एंड योग मास्टर, वो टीचिंग लाइन में हैं। और थेरेपी के लाइन में ये 3 जो अभी मैंने आपको बताए, असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट जिसे हम लेवल 5 कहते हैं, लेवल 6 में योग थेरेपिस्ट, और जो सबसे बड़ा और अंतिम जो लेवल है वो लेवल 7 है जिसे थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट कहते हैं। तो उस लेवल का भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं, उसके एक एक यूनिट को, एक एक वर्ड को हम समझ चुके हैं। ऐसे ही इस वीडियो में आपको सिलेबस भी बताया जाएगा, पूरे सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा और मुख्य मुख्य विषय आपके इस व्याख्यान में या इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा, यानी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा जो योग सर्टिफिकेशन बोर्ड है, योग प्रमाणीकरण जो मंडल है, उसके तहत ये परीक्षा आयोजित की जाती है। पिछले कुछ लंबे लगभग 5 से 6 वर्षों से इस परीक्षा का आयोजन वाईसीबी के द्वारा किया जा रहा है। और इससे पहले इस परीक्षा का आयोजन क्यूसीआई के द्वारा किया जाता था। लेकिन अभी हाल ही में लगभग 2 से 3 वर्षों से ही ये थेरेपी के लेवल जोड़े गए हैं। पहले सिर्फ एजुकेशन के ही लेवल होते थे। तो लेवल 5 जो है वो असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट है। अगर मैं बात करूं थेरेपी वाली साइड की, तो ये पहला लेवल आप समझ लीजिए थेरेपी का। यानी जो थेरेपिस्ट होता है उसका असिस्टेंट जो होता है, उसका जो सहयोगी होता है, उसका जो कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करता है, वो असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट होता है। तो इसमें क्वालिफिकेशन कम है, पढ़ना भी थोड़ा सा कम पड़ता है, थोड़ा ईजी है ये। तो देखिए, इसके सिलेबस में से पहले हम जान लेते हैं रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्या है, यानी इस टेस्ट में कौन बैठ सकता है, कौन इसकी परीक्षा दे सकता है। तो देखिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह के एग्जाम होते हैं और दोनों में ही पास होना जरूरी होता है। तो देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा गया है ए और बी कॉलम में कि फॉर ओपन कैंडिडेट देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं असिस्टेंट थेरेपिस्ट के लिए। ये देखिए, क्लियर लिखा गया है। दूसरा, बी में 12वीं पास तो होना चाहिए ना, वैसे स्पेशल कोई क्राइटेरिया नहीं है, 12वीं पास तो होना जरूरी है, ये अच्छी बात भी है। मिनिमम ब्रीफ रोल कैन वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ सर्टिफाइड फिजिशियन। यानी असिस्टेंट योग जो थेरेपिस्ट है वो सर्टिफाइड फिजिशियन जो है, कोई भी फिजिशियन हो सकता है, और सर्टिफाइड योग थेरेपिस्ट एंड योग कंसल्टेंट ऑन स्पेसिफिक डिसऑर्डर, मतलब उनके अंडर में, उनके सानिध्य में, उनके निर्देशानुसार वो उनके सुपरविजन में कार्य कर सकता है। इसके अलावा इसमें एज लिमिट भी नहीं है। और पर्सनल एट्रीब्यूट्स आप देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप। उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, है ना। उसको मैनेजमेंट, एम्पैथी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एबिलिटी टू बिल्ड केयरिंग रिलेशनशिप, फ्रेंडली, अप्रोचेबल, क्रेडिबिलिटी, ये सब उसमें क्वालिटी होनी चाहिए ना। पर्सनल एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि उसमें व्यक्तिगत भी कुछ होना चाहिए ना, उसमें मतलब कहते हैं ना, इसमें व्यक्ति में पात्रता होनी चाहिए, तो ऐसी पात्रता भी होनी उसमें जरूरी है क्वालिफिकेशन के साथ साथ। क्रेडिट पॉइंट फॉर सर्टिफिकेशन 24 क्रेडिट का है, काफ़ी छोटे क्रेडिट हैं, काफ़ी कम क्रेडिट हैं इसमें। योग कंसल्टेंट में थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट में तो शायद 92 क्रेडिट है, सबसे ज़्यादा है।
और उसमें आवर्स भी 1600 के आसपास है। इसमें तो ओनली 400 आवर्स की बात की है ना। कॉन्टैक्ट प्रोग्राम फॉर 100 आवर्स टू बी कंडक्टेड ऑन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, यानी 100 घंटे का प्रोग्राम आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी होना चाहिए, यानी 400 घंटे में से 100 घंटे आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे आपको लगाने हैं। टोटल 200 मार्क्स का है। देखिए इसमें उल्टा है, यानी थ्योरी 60 मार्क्स की है, प्रैक्टिकल 140 मार्क्स की है। जब हम चर्चा कर रहे थे योग थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट की, जो सबसे बड़ा लेवल है थेरेपी का, लेवल 7 है, उसमें 140 की थ्योरी थी, 60 की प्रैक्टिकल थी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल वर्क असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट जो है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। वो तो सिर्फ कंसल्टेंट तो आपको सलाह देगा कि आप ऐसे कर लीजिए। आप सिर्फ जैसे थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट है, वो अपने असिस्टेंट थेरेपिस्ट को सलाह देगा कि आप इन्हें ये 5 आसन करा दीजिए, आप इन्हें ये करवाइए, आप वो कराइए, ठीक है। तो वो फिर असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट को करवाना पड़ेगा। जैसे पंचकर्मा में होता है ना, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट होता है, और वो फिर पंचकर्मा स्पेशलिस्ट किसको बताता है, पंचकर्मा थेरेपिस्ट को बताता है कि, या असिस्टेंट को बताता है अपने कि आप ऐसे कीजिए, शिरोधारा करनी है आपको, बस्ती करनी है आपको, ये करना है ना, जानू बस्ती करनी है, तो बताता है। तो इसी तरह से जो फिजिकल प्रैक्टिकल जो वर्क है वो असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट को ही ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन सारी जो समझ होती है पेशेंट को, क्लाइंट को जो समझना होता है, उसकी एनाटॉमिकल, उसकी आयुर्वेदिक, है ना, उसको हर तरह से समझना जो होता है वो थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट है या योग थेरेपिस्ट है वो अच्छे से समझ लेता है। आपने देखा होगा कहीं भी आप मेडिकल पे भी जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख देता है, और उसके बाद क्या होता है, आपको दवाई कौन देता है, डॉक्टर थोड़ी देता है। दवाई कौन देता है आपको, फार्मासिस्ट जो होता है वही देता है ना। तो ऐसे ही समझ लीजिए आपको कि थेरेपिस्ट है और थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट है, वो एक ओहदा है, एक पद है, उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, और वो पेशेंट को देखते हैं, और जो पेशेंट का धरातल पर जो इलाज करते हैं वो असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट करते हैं। आपने भी देखा होगा ना कि डॉक्टर्स जो होते हैं, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, और चाहे आयुर्वेद हो, उसमें डॉक्टर पेशेंट को देखता है और फिर अपनी वो दवाइयाँ लिख देता है। या इंजेक्शन लगाना होता है एलोपैथी में तो कौन लगाता है, एएनएम जीएनएम लगाते हैं ना, एमपीएचडब्ल्यू लगाता है। तो ऐसे ही इसमें भी ये दोनों डॉक्टर हैं, थेरेपिस्ट और थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट, और उसकी है सहयोगी कौन है उनके, असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट। शायद आप समझ गए होंगे मेरी बातें जो मैं बताना चाह रहा था। तो टोटल मार्क्स 200 है, थ्योरी 60 मार्क्स की है, प्रैक्टिकल 140 मार्क्स की, यानी प्रैक्टिकल ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें 3 यूनिट हैं। यूनिट जो 1 है वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योग थेरेपी है, और योग थेरेपी ट्रेडिशन योग टेक्स्ट है, जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, योग एंड अलाइड साइंस है, यानी ये थ्योरी का सिलेबस है। थ्योरी में 4 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट 15 मार्क्स की है, टोटल 60 मार्क्स का है। प्रैक्टिकल जो है डेमोस्ट्रेशन स्किल है 80 मार्क्स का है, टीचिंग स्किल्स है 20 मार्क्स का है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वो 30 मार्क्स का है, फील्ड एक्सपीरियंस वो 10 मार्क्स का है, टोटल 140 मार्क्स का है। अब देखिए हम अच्छे से थ्योरी सिलेबस को जान लेते हैं। बहुत कम है थेरेपी और थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट की तुलना में, लेवल 6 और लेवल 7 की तुलना में इसका सिलेबस काफ़ी कम है, आधा समझ सकते हैं आप। देखिए इसमें एक यूनिट जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योग थेरेपी, यानी योग जो चिकित्सा है उसके बेसिक मानी मूलभूत, है ना, आधारभूत जो सिद्धांत है उनकी चर्चा की गई है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है इसमें कंसेप्ट ऑफ योग, योग की अवधारणा, उसकी डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव्स एंड मिसकंसेप्शंस, यानी योग का क्या अर्थ है, योग की क्या परिभाषाएं हैं, योग के क्या उद्देश्य हैं, योग की क्या भ्रांतियां हैं, ये सारी जानकारी आपको हमारी योगसार पुस्तक में मिल जाएंगी। सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योग, यानी हठ योग क्यों महत्वपूर्ण है ना। सठ क्रिया, हठ योग में क्या मुख्य है, सठ क्रिया, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद और ध्यान, यानी हठ योग के 2 ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं जो खासकर योग चिकित्सा की दृष्टि से, जिनमें हम बात करें हठ प्रतिपिका और घेरण संहिता की, सबसे उपयोगी और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। फिर इनके बाद हम थेरेपी की बात करें तो हठ रत्नावली का नंबर आता है, फिर बाद में दूसरे जो ग्रंथ है उनका नंबर आता है, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, ये सब बाकी के हठ योग ग्रंथों का नंबर बाद में आता है। तो चिकित्सा की दृष्टि से 2 ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं, हठ प्रतिपिका और घेरण संहिता। अब आगे पॉइंट है गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू बी फॉलो बाय योग थेरेपी असिस्टेंट,
यानी योग थेरेपी जो असिस्टेंट है, सहयोगी जो है, उनको क्या-क्या नियमों का पालन करना है, किन-किन सिद्धांतों का पालन करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, वो भी ध्यान रखना है। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसका क्या रोल है असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट का, क्या-क्या उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। आपने पढ़ा है ना हमारी नेचुरोपैथी वाली बुक में, हमारी एक पुस्तक है नेचुरोपैथी ए वे ऑफ लाइफ, उसमें हमने उपचारक के करते हुए लिखे हुए हैं। उपचारक यानी थेरेपिस्ट, कौन से थेरेपिस्ट? नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट। ऐसे योग थेरेपिस्ट के भी लगभग वही कर्तव्य हैं जो हमने योग ऑफ लाइफ सॉरी नेचुरोपैथी ऑफ लाइफ पुस्तक में जो लिखे हैं। द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ योग थेरेपी असिस्टेंट, यानी योग थेरेपिस्ट जो असिस्टेंट है, योग चिकित्सक सहायक जो है, उसके क्या क्या स्कोप हैं और क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, यानी सीमाएं हैं, है ना। किन क्षेत्रों में वो रोजगार ले सकता है और क्या क्या उसकी सीमाएं हैं, ये पता होना चाहिए, क्योंकि थेरेपिस्ट की भी थेरेपी की भी सीमाएं हैं योग में। आगे है नॉलेज ऑफ वर्चुअल पैरामीटर्स वाइटल पैरामीटर्स टू असेस जनरल स्टेट ऑफ पेशेंट्स और मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट एंड बॉडी टेम्परेचर, यानी कहते हैं ना इसको बुखार चढ़ा हुआ है नहीं चढ़ा हुआ है, तो वो कैसे मापेंगे आप, वो आपको पता होना चाहिए। आपको ब्लड प्रेशर यानी बीपी लो है या हाई है, उसको मापने का तरीका आपको पता होना चाहिए, यानी स्टेथोस्कोप से आपको मापना आना चाहिए। रेस्पिरेटरी जो रेट है, रेस्पिरेटरी रेट जो मापते हैं, कौन सा यंत्र होता है आप मुझे बताइए, लिख के मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, बैरोमीटर या कुछ ऐसा है, शायद ध्यान नहीं है मुझे एग्जैक्ट। ऐसे पल्स रेट मापते हैं तो उसका पता होना चाहिए ना, जैसे एक नर्स मापती है ना, ऐसे आप समझ लीजिए योग के नर्सिंग हैं आप, है ना, ये कह सकते हैं हम आप। अगला है नॉलेज ऑफ यूज ऑफ प्रॉपर रोप्स, आपको पता होना चाहिए असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट को कि कैसे हम रस्सी का जो प्रयोग करते हैं, जो भी प्रॉप्स होते हैं ना, रस्सी है, बेल्ट है, क्वेश्चंस हैं, स्पेशल एड्स हैं, जो भी सहयोगी सामग्री हैं, छोटी ईंट भी प्रयोग करते हैं और भी बॉल भी प्रयोग करते हैं, कई तरह के इक्विपमेंट्स हैं, कई तरह के एड्स हैं जिनका हम योग में प्रयोग करते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसीजरल प्री प्रेडनेस फॉर थेरेपेटिक योग सेशंस, थेरेपेटिक योग सेशन का आपको थोड़ा पहले प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, वो अच्छा रहेगा, थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। इसमें स्पष्ट कहा गया है ना, उसका महत्व भी आपको लिखना है, यानी थेरेपेटिक जब आप योग सेशन लेते हैं तो उसमें क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए ना आप, क्योंकि आपकी क्लास में किस तरह के लोग हैं, इंडिविजुअल हैं या ग्रुप क्लास हैं, कौन से रोग के हैं, तो रोग के अनुसार अगर आप क्लास लेते हैं तो उस रोग के बारे में और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, आसन है, प्राणायाम, मुद्रा, सबकी आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। यूनिट 2 जो है, इकाई जो 2 है, योग थेरेपी इन ट्रेडिशनल योग टेक्स्टेसी, है ना, जो टेक्स्ट हैं योग के, जो मूल ग्रंथ है, उनमें योग थेरेपी की क्या चर्चा है। तो देखिए इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ वेरियस योगिक टेक्स्ट, यानी जितनी भी योगिक टेक्स्ट हैं हमारी, उनकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, सच एज जैसे पतंजलि योग सूत्र, हठ प्रतिपिका, घेरण संहिता, बस 3 की बात यहाँ पर की है, पतंजलि योग सूत्र, हठ प्रतिपिका, घेरण संहिता। फिर आगे नॉलेज ऑफ स्कूल्स ऑफ योग, यानी कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। कंसेप्ट ऑफ क्लेश, कंसेप्ट ऑफ चित्तवृत्ति, यानी 5 प्रकार के क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश, और पांचों क्लेशों की जो जननी होती है वो किससे होती है, अविद्या की वजह से होती है। चित्त वृत्तियों की अवधारणा बतानी है, चित्त की 5 वृत्तियां होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, है ना। इन वृत्तियों के बारे में जो श्लोक दे रखे हैं वो भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अष्टांग योग दे रखा है, 8 अंगों वाला योग है अष्टांग योग, जो योग सूत्र में जिसका वर्णन मिलता है 2nd और 3rd चैप्टर में या पाद में। अष्टांग योग इट्स थेरापेटिक इम्पोर्टेंस, यानी अष्टांग योग की चिकित्सा के क्षेत्र में क्या महत्व है। प्रिंसिपल्स ऑफ हठ योग के सिद्धांत, हठ योगिक प्रैक्टिसेस इन व्यूज ऑफ थेरेपी, यानी हठ योग की जो अभ्यास हैं वो थेरेपी में किस तरह से उपयोगी है, कैसे महत्वपूर्ण है। यूनिट 3,
इसमें गीता का ज़्यादा नहीं दिया गया है ना। वो लेवल 6 और लेवल 7 में ही है गीता के बारे में, योग वशिष्ठ के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम एज ए थेरेपिस्ट काम करेंगे, असिस्टेंट थेरेपिस्ट, तो ज़्यादा हमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं, हमें थेरेपी की ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए सामान्य जानकारी यहाँ पर पूछी गई है। अगला है जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो भी बहुत थोड़ी जानकारी दी गई है। बेसिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्केलेटन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, सेल्स, टिश्यू, सिस्टम, मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स। तो देखिए आपको मानव शरीर जो रचना है उसमें जो कंकाल तंत्र है और बॉडी के जो सेल्स हैं यानी कोशिकाएं हैं, टिश्यूज यानी जो ऊतक हैं, और मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स, जो भी हमारी मेम्ब्रेन्स हैं और जो भी हमारी ग्रंथियां हैं, है ना, उनकी हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ अनाटमी एंड फिजियोलॉजी, यानी अनाटमी का मतलब होता है शरीर रचना, जैसे लीवर, किडनी, है ना, इंटेस्टाइन आते, हमारा हार्ट, ये सब रचना में आते हैं। और फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान, यानी लीवर कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, गोल ब्लैडर कैसे काम करता है, स्टमक कैसे काम करता है ना, फूड पाइप कैसे काम करती है, माउथ कैसे काम करता है, तो ये सब क्या आता है, फिजियोलॉजी में आता है। तो किस किस की अनाटमी फिजियोलॉजी हमें पता होना चाहिए, मस्कुलर सिस्टम की, है ना, जो हमारी मांसपेशियां हैं, स्केलेटल सिस्टम की, कंकाल तंत्र की, हमारे पाचन तंत्र की, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब हृदय जो तंत्र है पूरा, और एक्सक्रेटरी यानी उत्सर्जन तंत्र, जो भी हमारे उत्सर्जन त्वचा महत्वपूर्ण होती है उसमें, लंग्स हमारे होते हैं, हमारा ये हमारी किडनी जो होती है, इसके अतिरिक्त एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी जो तंत्र होता है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। योग एंड अलाइड साइंस, योग और अलाइड साइंस की अगर मैं बात करूं तो नॉलेज ऑफ योगिक प्रिंसिपल्स, अलाइड का मतलब होता है सहयोगी, है ना, जैसे एसोसिएशन होती है ना, संबंध, तो योग का दूसरे विज्ञान उनके साथ क्या संबंध है। तो देखिए नॉलेज ऑफ योगिक प्रिंसिपल्स, आहार विहार आचार विचार, तो देखिए आहार विहार आचार विचार का वर्णन गीता में भी मिलता है, इसका वर्णन आयुर्वेद में भी मिलता है। तो छठे अध्याय का 17वां जो श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःख, तो उसमें पूरे आहार विहार और विचारों की चर्चा की गई है। अल्टरनेटिव थेरेपी, वैकल्पिक चिकित्सा, अल्टरनेट थेरेपी बल्कि कहते हैं कम शब्द यूज करना चाहिए, ट्रेडिशनल थेरेपीज कहना चाहिए उनको, जो पारंपरिक चिकित्साएं हैं वो कहना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब विकल्प होता है, वैकल्पिक होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद का सामान्य जो सिद्धांत है वो पता होना चाहिए, यानी आयुर्वेद के जो स्तंभ हैं वो आपको पता होना चाहिए, आयुर्वेद के जो स्तंभ हैं वो आपको पता होना चाहिए। यानी आयुर्वेद के स्तंभ की बात करें, आयुर्वेद के पिलर की हम बात करें तो वात पित्त कफ है। आयुर्वेद के उपस्तंभ की मैं अगर बात करूं तो उसमें हमारा आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य आता है। और नेचुरोपैथी 5 तत्वों से की जाती है, 5 तत्व इसमें प्रमुख होते हैं। छठा तत्व कहते हैं कि ईश्वरीय तत्व होता है, आत्म तत्व होता है, राम नाम होता है। तो ये 6 प्रमुख तत्व इसमें माने जाते हैं। वैसे 5 प्रमुख है, 5 तत्वों में जब शरीर में इम्बैलेंस होता है तभी उनके संतुलन के लिए 5 तत्वों से उपचार किया जाता है। और कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक वेलबींग, यानी वेलबींग का मतलब खुशहाली होता है, समग्र रूप से व्यक्ति कैसे खुशहाल रहे, कैसे फिट रहे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सभी तरह से। यौगिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ लिविंग, यानी यौगिक जो अवधारणा है स्वस्थ जीवन के लिए, उसमें आपका त्रिदोष, वात पित्त कफ जो होते हैं वो 3 दोष होते हैं, आयुर्वेद में इसका अच्छे से जिक्र मिलता है। हमारी जो पुस्तक है योगसार, उसमें आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से विस्तार से त्रिदोष को समझाया गया है। साथ में जो धातु हैं, 3 धातुएं यानी मल, वैसे सप्त धातुएं होती हैं, यहाँ पर त्रिधातु की चर्चा की है और मल की चर्चा की है ना। 7 धातुओं की अगर मैं बात करूं तो 7 धातुओं में हमारी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। इसके अतिरिक्त मल की चर्चा की है ना। हमारे शरीर में जो भी मल निकलता है ना, कहते हैं ना मल है तो बल है, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिनचर्या एंड ऋतुचर्या, कि आपकी दिनचर्या कैसी हो, यानी सुबह का उठना, सुबह का सोना, शाम का सोना, है ना, दिन में क्या खाना है, कितने बजे खाना है। तो कहते हैं ना हित भुक मित भुक रित भुक, हित भुक मित भुक रित भुक, ये आयुर्वेद के मतलब मेन पिलर ही कह सकते हैं।
हितकारी भोजन हो, जो आपके शरीर का हित करे, हित ऋत भुक ऋतु के अनुसार भोजन हो, और मित भुक यानी बैलेंस डाइट हो, मिताहारी हो, है ना। तो ऐसा व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता है। ऐसे ऋतुचर्या जो ऋतु के अनुसार कि सर्दी ऋतु में क्या भोजन खाना है, गर्मी की ऋतु में क्या खाना है, वर्षा ऋतु में क्या खाना है। जैसे वर्षा ऋतु में अक्सर कहते हैं कि भाई हरी सब्जियां कम खानी चाहिए, घिया आदि नहीं खानी चाहिए, दूध, लस्सी, दही इनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट यानी आहार की का महत्व आपको लिखना है। डाइट कहें या आहार कहें, ये आप योगी ग्रंथों में भी दिया गया है। पथ्य अपथ्य मिताहार की चर्चा हठ प्रदीपिका घेरण संहिता में की गई है, गीता में भी की गई है। सात्विक राजसिक तामसिक डाइट की इम्पोर्टेंट। योग एज प्रिवेंटिव एंड प्रोमेटिव हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य देखभाल। प्रोमेटिव यानी योग कैसे आपका, अगर आप पहले से योग करते हैं तो कैसे आपका बचाव कर सकता है। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी चिकित्सा से इलाज से सावधानी भली, है ना। आगे अब है प्रैक्टिकल। ये आपका थ्योरी का सिलेबस है, बहुत बड़ा नहीं है, आपने देख लिया है। तो देखिए जो बिल्कुल बिगिनर हैं, खासकर जिन्होंने योग में कोई सर्टिफिकेट किया है, कोई डिप्लोमा किया है ना, आफ्टर 12th आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वो योग असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उन्हें अनुभव भी हो जाएगा, है ना। और अलग अलग पीआरसीबी की अलग अलग फीस है। असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट की फीस समथिंग आई थिंक 3,000 के आसपास होगी, 3 से 4 हज़ार रुपये। अलग अलग पीआरसीबी की अलग अलग फीस है, 3,000, 3,500, 4,000 है किसी की। तो आप देख लीजिए। प्रैक्टिकल सिलेबस की मैं बात करूं, आप ये ऑनलाइन भी दे सकते हैं। बहुत से बच्चों का प्रश्न था कि सर ये ऑफलाइन होता है ऑनलाइन होता है। आजकल देखो ऑनलाइन होने लग गया है। कोई एक आध सेंटर होगा जहाँ ऑफलाइन भी होता है, जहाँ सेंटर पर थेरेपेटिक जो सेंटर होते हैं वहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं 400 घंटे की। तो वहाँ पर आपका ऑफलाइन ही पेपर होगा, ऑफलाइन ही यानी प्रैक्टिकल होगी। और ऑनलाइन आप डायरेक्ट देना चाहते हैं, लगता है कि मैं तैयार हूँ, मैंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, मैं पास हो जाऊँगा, तो आप ऑनलाइन भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अलग अलग पीआरसीबी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा सूर्य फाउंडेशन से आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम आप ऑनलाइन दे सकते हैं। थ्योरी का एग्ज़ाम होता है पहले, फिर अगले दिन शायद आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो दोनों में ही पास होना ज़रूरी होता है, दोनों में 70% लेना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह से नहीं है कि 35% आपने मार्क्स ले लिए या 35 नंबर ले लिया आपने 100 में से, या 40 नंबर ले लिया, आप पास हो गए। इसमें 70% यानी 100 में से 70 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। तो आप खुद निकाल कर मुझे बताइए, मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा था कि आपका 200 नंबर का ये पेपर है, ठीक है। 140 + 60, 140 + 60, 200 मार्क्स का पेपर है। तो 200 मार्क्स में आपको कितने नंबर लेने पड़ेंगे 70% के अकॉर्डिंग? 70% मार्क्स लेने हैं तो कितने नंबर लेने पड़ेंगे आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो देखिए डेमोस्ट्रेशन स्किल जो होता है उसकी यूनिट फर्स्ट जो है उसमें षटक्रम की चर्चा है। नॉलेज एंड एबिलिटी टू परफॉर्म द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, यानी जो निम्नलिखित जो प्रैक्टिसेस हैं, जो अभ्यास हैं, उनको कैसे आपको प्रेजेंट करना है, उनकी एबिलिटी आपको पता होना चाहिए, उनकी ज्ञान आपको होना चाहिए। तो षटक्रम की यहाँ पर चर्चा की। सबसे पहले नीति में खासकर जल नीति और सूत्र नीति की चर्चा की है। त्राटक क्रिया होती ना, इसके अतिरिक्त अग्निसार, पेट को आगे पीछे खींचते ना। शंख प्रक्षालन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शंख प्रक्षालन। इसमें 5 आसन करवाए जाते हैं, पानी पिलाया जाता है और फिर सारा जो बड़ी आंत, छोटी आंत सभी की शुद्धि हो जाती है, यानी पूरी एलिमेंट्री जो कैनाल है उसकी शुद्धि इसमें हो जाती है। 5 आसन इसमें करवाए जाते हैं। फिर धोती, कपालभाति और नौली, ये शोधन क्रियाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यूनिट 2 योगिक सूक्ष्म व्यायाम एंड स्थूल व्यायाम की चर्चा की गई है। योगिक सूक्ष्म व्यायाम एंड स्थूल व्यायाम, यानी योगिक सूक्ष्म व्यायाम में थोड़े से व्यायाम है, नेक मूवमेंट है, ट्रंक मूवमेंट्स हैं, शोल्डर मूवमेंट्स और एंकल मूवमेंट्स, बस। तो हमारी एक पुस्तक है योग ए वे ऑफ लाइफ, योग ए वे ऑफ लाइफ, छोटी सी पुस्तक है। उसमें हमने पूरी प्रैक्टिकल जो आपकी ये प्रैक्टिकल है, सारी जो षटक्रम क्रियाएं, सारी जो योगिक सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम, इनका बहुत ही सिंपल तरीके से वर्णन किया है।
बिगिनर भी उसको आराम से पढ़ के एग्ज़ाम पास कर सकता है। यानी वो थ्योरी और प्रैक्टिकल की मिक्स है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसमें ज़्यादा है, विद डायग्राम है, और उसमें प्री क्वेश्चंस भी दी गई है, कौन न करे ये अभ्यास। और उसमें जैसे मान लीजिए उसमें क्रिया हम कर रहे हैं शंख प्रक्षालन, तो उसमें उसके डायग्राम दिए गए हैं। हम अ, अग्निसार क्रिया कर रहे हैं तो उसका पिक्चर दिखाया गया है। ऐसे ही यौगिक स्थूल व्यायाम में इंजन दौड़, जिसे हृदय दौड़ भी कहते हैं ना, हृदय गति दौड़ ऐसा कुछ, और सर्वांग पुष्टि। योगासन में स्टैंडिंग आसन है, ताड़ासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, पादहस्तासन, पार्श्वकोणासन। स्टिंग आसन में पद्मासन, मार्जारी आसन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन, उष्ट्रासन, गोमुखासन, मंडूकासन, कुर्मासन, कुकुटासन, भद्रासन। तो देखिए ये सारे बैठने वाले आसन हैं। प्रोन लेंगे आसन यानी पेट के बल जो लेट कर किए जाते हैं। मोधे लेटकर, प्रोन का मतलब होता है मोधा लेटकर, उल्टा लेटकर, ठीक है। कई बार लिखा होता है ना रोड पे प्रोन लेइंग एरिया, है ना, तो उल्टा है थोड़ा सा ना, वो जैसे पुल आदि होता है वहाँ पर लिखा रहता है। तो ऐसे पेट के बल, छाती के बल, मोधे लेटकर जो किए जाते हैं उसे उन्हें कहते हैं ये प्रोन लेइंग आसन। तो उसमें भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन। स्पाइन लेइंग आसन यानी कमर के बल, रीढ़ की हड्डी के बल, उसमें पवनमुक्तासन और उसके जो भी प्रकार हैं, सेतुबंध आसन, विपरीत करनी आसन, सर्वांग आसन, अर्ध हलासन, उत्तान पादासन, मत्स्यासन, हलासन, नौकासन, चक्रासन और शवासन। इन सब का अभ्यास आपको कमर के बल लेटकर करना होता है। तो हमारी योग ऑफ लाइफ पुस्तक में बहुत ही अच्छे से इनको डिस्क्राइब किया गया है, सभी आसनों को, सभी प्राणायाम को, मुद्राओं को, सूक्ष्म व्यायाम को, सूर्य नमस्कार को, कि क्या विधि है उसकी, क्या टेक्निक है, कौन न करे, है ना, क्या बात ध्यान में रखनी है, सब बातें अच्छे से उसमें समझाई गई। प्राणायाम में ब्रीथ अवेयरनेस है, सेक्शनल ब्रीदिंग है, यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है, कैल्विकल ब्रीदिंग होती है, थोरेसिक ब्रीदिंग होती है। आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम है, विद और विदाउट कुंभक, शीतली और शीतकारी दोनों ही प्राणायाम की चर्चा की है। ब्राह्मरी और उज्जाई और भस्त्रिका, ये प्राणायाम आपको आने चाहिए। तो योग ऑफ लाइफ में बहुत अच्छे से इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बंद और मुद्रा की बात करें तो जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद और महाबंद, चारों बंदों की चर्चा की है। बंदों का वर्णन भी योग ऑफ लाइफ पुस्तक में अच्छे से मिलता है विद डायग्राम। और योग मुद्रा, महामुद्रा, षणमुखी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, इन सब मुद्राओं को वर्णन भी आपको योग ऑफ लाइफ पुस्तक में मिल जाएगा। प्रैक्टिस ऑफ लीडिंग टू मेडिटेशन, यानी ध्यान के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रणव ध्यान, प्रणव और सोहम जप, अंतर्मौन, ओम मेडिटेशन, योग निद्रा, अजपा जप। अजपा धारणा दे रखा है यहाँ पर कि बिना जपे, क्योंकि कुछ जपना तो है ही नहीं ना, अजपा जप का मतलब बिना जपे, है ना, बिना कुछ बोले आपकी धारणा हो जाए। धारणा क्या होता है? देश बंधन से चित्त से धारणा, मन को किसी एक स्थान पर टिकाना धारणा है, तो वहाँ पर कुछ बोलना नहीं है, ठीक है, बस मन को टिकाना है। कम्युनिकेशन एंड मेंटेनेंस स्किल्स, आपकी संप्रेषण कला होनी चाहिए, मेंटेनेंस कौशल आपके अंदर होना चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले दिया रिलीवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक फॉर्म, आपको उसका रिलीवेंस पता होना चाहिए, महत्व पता होना चाहिए फीडबैक फॉर्म का। साथ में मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ वाइटल्स ऑफ द पेशेंट्स प्री एंड पोस्ट थेरेपी, भाई जो पेशेंट पहले आया था उसका क्या रिकॉर्ड था, क्या प्रॉब्लम थी, और बाद में वो ठीक होके गया, तो वो आपको रिपोर्ट आपको रखनी है। मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद योग थेरेपिस्ट एंड पेशेंट टाइमली, यानी इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो योग थेरेपिस्ट है या थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट है, यानी आपके जो डॉक्टर हैं उनके बीच और पेशेंट के बीच, दोनों के साथ आपको कोऑर्डिनेशन करके चलना है, क्योंकि आप पिलर हैं बीच के, पेशेंट के और डॉक्टर के, दोनों के बीच के पिलर हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा कनेक्टेड आप कौन रहेगा पेशेंट के, आप, यानी असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट रहेगा, तो आप पिलर का काम करते हैं पेशेंट के और डॉक्टर के बीच में। तो आपको दोनों के बीच में तालमेल बनाए रखना है, पेशेंट के बीच में भी और डॉक्टर के बीच में भी, यानी डॉक्टर की सलाह पर ही आपको पेशेंट को उपचार देना है, और पेशेंट की स्थिति को देखते हुए, उनकी परिस्थितियों को भांपते हुए आपको बातें आगे भी डॉक्टर के या योग थेरेपिस्ट के पास रखनी है। नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड प्रोसीजर्स, फर्स्ट एड प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। जो प्राथमिक उपचार होता है ना, हल्का कोई कट लग गया, कोई मोच आ गई, है ना, कोई चोट लग गई, उन सब का थोड़ा उपचार आप कर सकें।
वो आपको पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ बेसिक फिजिकल एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, यानी सामान्य आपको पेशेंट की जो क्लिनिकल रिपोर्ट होती है ना, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर के बारे में, भाई इसका बीपी हाई है या लो है, पल्स रेट क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, वेट कितना है, टेम्परेचर कितना है ना, मतलब कहीं बुखार ज़्यादा तो नहीं है, बुखार कम तो नहीं है, उसकी हाइट कितनी है, बीएमआर जो निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स फॉर द थेरेपेटिक योग ट्रीटमेंट, आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं थेरेपेटिक योग ट्रीटमेंट के। कि ये नहीं है कि कुछ चीज़ों का इलाज हम नहीं कर सकते फिर भी हम उनका इलाज कर रहे हैं ना, कोई पॉलिसी ऐसी है नहीं, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें इलाज करना है, लेकिन कोई ट्रीटमेंट योग से मतलब ठीक व्यक्ति नहीं हो सकता फिर भी हम उसका इलाज कर रहे हैं, तो वो गलत है। तो उस चीज़ की जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि कौन कौन से रोगों का इलाज हम कर सकते हैं, कौन किस रोगी को हम अपने पैनल में ले सकते हैं, तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ करेक्ट एम्बुलेशंस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है, सही जानकारी। मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखना है। ग्रीवेंसीज, उसकी जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। एंड एस्केलेट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, और आपका फ़र्ज़ बनता है कि वो जो रिकॉर्ड है या जो प्रॉब्लम है, वो जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसको आप सौंपें, आप उनको नोट कराएं। डेमोन्स्ट्रेट द स्किल्स ऑफ इन्फेक्शंस कंट्रोल, और कैसे इन्फेक्शन जो हो जाता है बॉडी में उसको कैसे कंट्रोल करें। और एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीई, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं ना, कई बार जैसे कोरोना काल चला था, तो जब हम योग कराते थे तो आपने माउथ के ऊपर भी पहना था, नासिका के ऊपर भी पहना था, मास्क पहना था ना। तो जो जो आपके मतलब वस्त्र हैं, कपड़े हैं, या प्रोटेक्टिव जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आपकी प्रॉपर ड्रेस होती है या जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये आज हमने चर्चा की लेवल 5 असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट की, वाईसीबी सिलेबस की, इसकी संपूर्ण जानकारी हमने जानी है। आपका रेस्पॉन्स, आपका प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहे, और सिलेबस को जानने के साथ साथ हमने, मुझे लगता है कुछ विषयों को भी हमने क्लियर कर लिया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, कोई सजेशन आपका हो, अमूल्य सुझाव आपका हो, है ना, उस सुझाव की हमें प्रतीक्षा रहेगी और उसको इम्प्लीमेंट भी हम करेंगे। और सभी बुक्स का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।